नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज जो टॉपिक है अपना कि जीके के अंदर 40% कैसे लाएँ? यानी जीके के जो पेपर है उसमें 40% कैसे लेकर आएँ? ये दुविधा है विद्यार्थियों की। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था। फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर हमने देखा कि 75 क्वेश्चन आ रहे थे जीके के अंदर। 75 क्वेश्चन में से 40% लाना काफ़ी मुश्किल हो गया था विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों को अब डर है कि कहीं सेकंड ग्रेड में भी ऐसा ना हो जाए। तो सेकंड ग्रेड की अगर हम बात करें तो वहाँ फर्स्ट ग्रेड की तुलना में थोड़ा ईज़ी है। 100 क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ फर्स्ट ग्रेड की तुलना में कहीं ईज़ी है और आप 40% आसानी से ला सकते हो। अगर आप कुछ टॉपिक्स पर अगर अच्छे से ध्यान दो तो 40% आसानी से लाए जा सकते हैं। मैं उन विद्यार्थियों की बात करूँगा जिन विद्यार्थियों के जो टॉपिक हट कर है, जैसे साइंस मैथ वाले हो गए, इंग्लिश वाले हो गए, इनके इतिहास का थोड़ा कमज़ोर रहता है। तो उनके लिए विशेष तौर से और वैसे आप सभी के लिए जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो जिनके 40% की डर सता रहा है, तो उनके लिए है कि आपको किन बातों पर विशेष तौर से ध्यान देना है। तो आइए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो वो टॉपिक्स आपको जो 40% लाने में मदद करेंगे, उनमें देखें तो सबसे पहला टॉपिक आता है मनोविज्ञान का। किसका? मनोविज्ञान का। देखिए मनोविज्ञान का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप आसानी से, जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं मनोविज्ञान में, तो 20 क्वेश्चन है तो अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया तो 17 से 18 क्वेश्चन आप ला सकते हो, सही कर सकते हो। एक तो आपको इसमें कुछ टॉपिक्स पर ध्यान देना विशेष तौर से। साइकोलॉजी है मान लो, तो साइकोलॉजी में जैसे मान लो कि एक तो बुद्धि का टॉपिक है, उसके अलावा अपने ये व्यक्तित्व से संबंधित है, इसके अलावा बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, एक अपने नैतिक विकास और एक पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, इसके अलावा एक थोरनडाइक। इनका विशेष तौर से आरपीएससी का फोकस रहता है इन टॉपिक्स पर। तो आपको इन टॉपिक, बाकी पढ़ना तो है ही, लेकिन ये वो टॉपिक है जिनको आपको सबसे ज़्यादा मजबूत करना है। और कैसे? जैसे मान लो साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर इंग्लिश वर्ड जितने भी है उनको विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। यानी आप जब भी साइकोलॉजी पढ़ो तो साथ साथ में साइकोलॉजी के अंदर इंग्लिश वर्ड जितने भी आए साइकोलॉजी से, वो आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। क्योंकि हिंदी में शब्द चेंज हो सकते हैं मगर इंग्लिश में वही शब्द रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसलिए जब भी साइकोलॉजी पढ़े इंग्लिश वर्ड को साथ में विशेष तौर से ध्यान रखें। ये बात। उसके अलावा अगर और टॉपिक्स की बात करें, यहाँ साइकोलॉजी को आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा अगर नंबर आपको कोई दिला सकता है तो वो है साइकोलॉजी। आगे बात करें और टॉपिक्स की, तो उसके बाद राजस्थान के कल्चर से संबंधित हम बात करें, जहाँ से आप आसानी से नंबर ला सकते हो। सबसे पहले अगर बात करें तो जैसे मान लो राजस्थान कल्चर में आभूषण हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, भाषा, लोक नृत्य, त्योहार और भी टॉपिक है। संस्कृति की बात करें तो ये वो टॉपिक है जिनमें ज़्यादा भी नहीं देखना पड़ेगा और नंबर भी आ जाएँगे। जैसे आभूषण है, एक तो मैं आभूषण के लिए आपको जो राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है, उसमें जो आभूषण दे रखे हैं, वो विशेष तौर से आपको रट लेने हैं। क्योंकि जब भी आरपीएससी के क्वेश्चन आए हैं अब तक, लगभग राजस्थान अध्ययन की बुक से ही आए हैं। उसके अलावा कुछ फिक्स होते हैं जगह के, जैसे एक सर का हो गया, जैसे मेहमद वगैरह हो गया, एक कमर का आभूषण हो गया। इन 2 कमर और सर के आभूषणों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनका विशेष तौर से ध्यान रखें। यानी आभूषण। वाद्य यंत्र, सबसे आसान टॉपिक है वाद्य यंत्र, एकदम ईज़ी। याद रखना है कि कौन-सा वाद्य यंत्र किसमें है, सुशीर किसमें है, तंतवाद्य किसमें है, उसके अलावा घन वाद्य किसमें है, अवनद वाद्य किसमें है, एकदम ईज़ी है। अगर आप फिर भी लगे कि नहीं ये ईज़ी नहीं है, मैं कहता हूँ मेरा एक वीडियो डाला हुआ है वाद्य यंत्र से संबंधित, जिसमें आपको ट्रिक दी हुई है कि तंतवाद्य यंत्र कौन-कौन से हैं और एक ही ट्रिक से आप सारे तंतवाद्य यंत्र याद कर लोगे। यानी तंतवाद्य के जितने भी है, आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है ट्रिक की, वो ट्रिक याद कर ली, वाद्य यंत्र का कभी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। तो वाद्य यंत्र हमेशा क्वेश्चन आता है यहाँ से। उसके अलावा भाषा, भाषा में अगर हम बात करें राजस्थानी भाषा में, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो बोलियाँ हैं, बोलियों को विशेष तौर से ध्यान रखना है। कुछ ज़्यादा है ही नहीं इसमें। बोलियाँ आ गई मान लो, तो बोलियों में मारवाड़ी कौन सी है, उसकी उपबोली कौन सी है,
मेवाड़ी उपबोली, ढूंढाड़ी उपबोली, शेखावटी उपबोली। उधर अपने ये कोटा वाले क्षेत्र में आगे वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ की उपबोली जो बने, बस इतना ही तो है। सबसे इजी टॉपिक है ये, यहाँ से आप इजीली क्वेश्चन कर जाओगे। उसके अलावा लोक नृत्य है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ है कि लोक नृत्य है, आपको बस ध्यान में रखना है किसका किन का नृत्य है। थोड़ी सी कुछ में आप क्या ध्यान रखना है, विशेषता। और ये मैं फिर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, राजस्थान दिन की जो बुक चलती है 10वीं क्लास की, वहाँ इनमें जो विशेषता दे रखी है ध्यान से देख लेना। अब तक जो पेपर बने हैं यहाँ से क्वेश्चन अगर बना है तो राजस्थान दिन में आपको मिल जाएगा वो। उसके अलावा त्योहार, त्योहार में आपको क्रम से ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आप अगर सावन लो तो श्रावण मास के बाद सावन भादुआ, इस हिसाब त्योहार को क्रम वाइज महीने से रखना है। और उस महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं, बस यही ध्यान रखना है कौन से महीने में कौन सा त्योहार आता है। आप एक रफ रजिस्टर ले लो, उसमें 5 से 10 बार लिख कर देखो, बगैर देखे किताब बिना देखे एक बार लिख कर देखो, याद हो जाएगा। ये त्योहार वाला तो इजी है क्योंकि हमें त्योहार आते हैं लगभग ध्यान में रहते हैं कि कौन सा त्योहार कब आता है, तो ये एकदम इजी। और प्रश्न भी एकदम आसान आता है त्योहार से। तो ये राजस्थान की संस्कृति से संबंधित है। एक वो संगीत संस्थान वाला है कि कौन सा किससे संबंधित है, वो भी ध्यान में रखना है आपको इस संस्कृति के अंतर्गत। इसके अलावा और बात करें तो भूगोल के अंदर बात करें तो भूगोल वैसे लंबा चौड़ा है, लेकिन फिक्स क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं नदी, और नदी में भी आपको कौन सा ध्यान में रखना है। जैसे नंबर 1 चंबल नदी, बनास, लूनी, माही, और एक नदी और साबरमती। आपको क्या करना है, चंबल, बनास, लूनी, माही, साबरमती, इन नदियों की सहायक नदियां आपको याद करनी है। और ये जो नदियां दी है इन नदियों का उद्गम स्थान, बस ये वो नदियां हैं जहाँ से आरपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है, सहायक नदियां पूछती है। तो बहुत ज़्यादा हर एक नदी पढ़ लो वैसे वैसे नहीं, स्मार्ट स्टडी के तहत वो नदियां पढ़िए जो क्वेश्चन में आई हुई है। उन नदियों को पास है, सहायक नदी आप ढूंढ लीजिए, बस इतना ही तो है। उसके अलावा नदियों में जो राजस्थान की आंतरिक नदियां है, राजस्थान की आंतरिक नदियां कौन कौन सी है ये पढ़ लो आप। यहाँ से क्वेश्चन यहीं से आते हैं, आंतरिक नदियां कौन सी है। और ये जो मैंने आपको नदियां बताई है चंबल, माही, बनास, लूनी, साबरमती, इन नदियों की सहायक नदी कौन सी है या इस नदी पर कोई बांध बनाओ, बस इतना ही है। इनको आप एकदम गहराई से देख लो, नाका लग जाएगा। आगे बात करें जनजाति, एकदम इजी है जनजाति। जनजाति तो ज़्यादा है ही नहीं, 7-8 जनजाति है। उनके क्या ध्यान में रखना है, मुख्य कौन सा है, हर जनजाति का मुख्य विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इजी है एकदम, यानी जनजाति में कुछ है नहीं, एक तो मुखिया, एक जनजाति का जो स्थान है भाई वर्तमान में या पहले जो जनजाति है शहरीय जनजाति है, तो शहरीय जनजाति कहाँ पाई जाती है, बस वो ध्यान रखना है। तो ये सबसे इजी टॉपिक है जहाँ से आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे, डीपली क्वेश्चन यहाँ से बनते ही नहीं है। तो ये एक इजी टॉपिक है। जनसंख्या, जनसंख्या का तो क्वेश्चन आता ही आता है। जनसंख्या आपको क्या करना है कि आंकड़े ध्यान में रखना है, मेन चीज़ तो आंकड़े हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले 4 शुरू के याद कर लिए, महिलाओं वाला, पुरुष वाला, साक्षरता महिला पुरुष, इस प्रकार आपको याद में रखना है। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपने अगर आंकड़ों को ढंग से देख लिया 1-2 बार और लिख लिख कर याद कर लिया, उसके बाद कभी नहीं भूलोगे। एक चीज़ और बता देता हूँ साथ ही साथ, जनसंख्या का मैंने एक टॉपिक डाल रखा है, उन 2 वीडियो या 3 वीडियो है, आप देख लेना उनको, पीछे के जो एग्जाम में आए हुए हैं और आगे के जो एग्जाम में आएंगे, लगभग आपको उस वीडियो से मिल जाएंगे। और जिस वीडियो मैंने नोट्स बना रखे हैं वो 2018 के बनाए हुए हैं, 18-19 से अब तक जितने पेपर हुए आप उनसे मिलान कर लेना, आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे एकदम सेम के सेम। अगर आगे बात करें तो वन की बात करें, वन के अंदर राजस्थान के वन के अंदर कुछ ज़्यादा है ही नहीं, क्या याद करना है आपको। जैसे अगर वन की बात करें तो ये एक करंट वाला बनने वाले में अगर देखें तो इसमें आप ध्यान में रखना कि आरक्षित वन, रक्षित वन, अवगीकृत वन, इनका वर्तमान में कितना प्रतिशत है, कितने क्षेत्रफल में, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो वनों के प्रकार है, जैसे शुष्क सागवान वन, उष्णकटिबंधीय धोक वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, मिश्रित पतझड़ या मानसूनी वन, इन वनों का राजस्थान में प्रकार कितने प्रतिशत है और कहाँ पाए जाते हैं और इनके
उपनाम क्या है। बस सिर्फ आधे घंटे का टॉपिक है, आधे घंटे के टॉपिक में आप एक क्वेश्चन इजीली सही कर दोगे। अगर ध्यान से आप प्रैक्टिकल करके देखोगे, मैप के माध्यम से देखोगे, मैप लो, देखो उन वनों की फोटोज देखो, आपकी शुष्क सागवान वन ये होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं, बस हो जाएगा, एकदम इजी है। इसी में वन और वनस्पति, जलवायु, राजस्थान की जलवायु कौन सी, आर्द्र अति आर्द्र कौन कौन से क्षेत्र है। जैसे मैं आपको एक फोटो बता देता हूँ इसमें, जैसे थार्नवेट आता है, कोपेन आता है, फिक्स वर्गीकरण, इनके नाम। जैसे आपको इस प्रकार प्रैक्टिकल करके देखना है, ऐसा मैप बनाओ, बार बार ऐसे लिख कर देखो। ये मैप बना लिया आपने, इस प्रकार मैप बना लिया राजस्थान का। BWHW कहाँ है, ली खींच दी। BSH कहाँ पर है, ये ली खींच दी, ये त्रिवार्थ का है। उसके अलावा CAW कहाँ है और AW कहाँ है। ऐसे करके मैप बनाना है, 3 ही मैप बनाने हैं आपको। 3 मैपों को आप 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में 5 से 6 बार ऐसे करके देखिए, 10 बार करके देखिए। 2 मिनट का काम है, मैप के माध्यम से ऐसे मैप बनाओ, ऐसे करके देखो, ऐसे लिख खींचो, हाँ इसका ये था। और नेक्स्ट बात करें इसमें कि हाँ इसका तो ये था, जबकि कोपेन का ये है, कोपेन वाले में क्या है, ये लीक ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा, इस प्रकार ये एकदम थोड़ा ही है। ऐसे लीक करके खींच खींच कर देख लो आप। BWHW, BSHW, CWG, इस प्रकार आपको मैप बनाकर ये जलवायु वाला देखना है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इनके नाम क्या है देखो, ये देखिए यहाँ स्टेपितुल्य वन है, किस वनों को स्टेपितुल्य कहते हैं, ये बीच में देखना है। BSHW वाले को कहते हैं, शुष्क कौन से को कहते हैं, उपाद्र कौन से को कहते हैं। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है, ये एकदम ईजी है। यहाँ देखिए इसने स्टेपितुल्य किसको माना है, BSH को। उष्ण आर्द्र, अर्ध उष्ण आर्द्र किसको माना है, उष्ण कटिबंधीय किसको माना है, या उष्ण मरुस्थलीय किसको माना है। ये इस प्रकार आपको मैप के माध्यम से देखना है। ये 10 मिनट का है, एक क्वेश्चन आपके लिए आसान कर देगा। ये वाला टॉपिक इजी है एकदम, आप इस प्रकार करके देखना, हो जाएगा एकदम इजीली। पवन, अब ये जो टॉपिक है पवन वाला, इस टॉपिक को भारत के संदर्भ में मैंने रखा है। वो तो राजस्थान के थे, एक ये टॉपिक भारत के संदर्भ में है। यहाँ से आपको एकदम विश्व के संदर्भ में, सॉरी भारत की क्या, विश्व के संदर्भ में एकदम इजी टॉपिक है, आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है ये। आपको वही मैप के माध्यम से, पवन के अंदर आपको 2 टॉपिक देखने हैं। एक तो वायुदाब पेटियाँ, वायुदाब की पेटियाँ। आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैप के माध्यम से ऐसे बनाओ। ये बना दिया, इसमें कौन कौन सी रेखा कहाँ से गुजरती है, कौन सी पेटी कहाँ पर पेटी है, ये ध्यान में रखना है। कि पहले तो आपको पेटी ध्यान में होनी चाहिए कि ध्रुवीय वाली ये नीचे होगी, ये ध्रुव वाली होगी, नीचे ऊपर दोनों साइड होगी, बीच में विषुवत रेखा वाली होगी। उसके अलावा इस उपोष्ण भूमध्य रेखा के नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों साइड एक ही रहेगी। उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपध्रुवीय, इधर भी उपध्रुवीय, और ध्रुवीय पर आए, ध्रुवीय पर आए। अब बस इतना ध्यान में रखना है, आपको बार बार ऐसे मैप बनाकर देखना है कि यहाँ ऊपर तो ध्रुवीय वाली है, ध्रुवीय के ठीक नीचे उपध्रुवीय, उपध्रुवीय ठीक नीचे उपोष्ण, और मध्य में विषुवत रेखा, ये सेम, इधर वाले सेम है। अब ध्यान में रखना है कौन सी कहाँ से गुजरती है, 5 डिग्री, 30 वाली, 60 वाली, 65, 90, इस हिसाब आपको ध्यान में रखना है। बार बार ये मैप के माध्यम से देखोगे, इजी हो जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि कौन सी डिब्बी, कौन सी जो ये पेटी है वो तापजन्य है, इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। तापजन्य वाली या ये जो है, तो इस प्रकार आपको इनकी थोड़ी थोड़ी विशेषता देखनी है। अब बात करें पवन की, पवन वाला टॉपिक अगर बात करें हम, तो इसमें क्या है, पवनें फिक्स है। देखो, एक तो पवनों में क्या होती है कि स्थायी पवन कौन कौन से, स्थायी पवन के अंदर जहाँ से क्वेश्चन आता है एकदम इजी क्वेश्चन आता है। यही बात है, ये आपने बना लिया, ये खींच ली, ये लाइनें खींच ली, ये खींच ली, रेखाएं विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो एक तो पछुआ पवन, एक व्यापारिक पवन। कहाँ से आपको ऐसे करना है, ये व्यापारिक होगी, ये इधर से व्यापारिक होगी, पछुआ इधर से होगी, इधर से होगी। मैप के माध्यम से आपको एकदम इजी, सबसे इजी पवन है। मैप के माध्यम आप क्या करोगे कि जैसे मान लो, मैं इसको समझाऊँ आपको, जैसे मान लो पछुआ पवन है, पछुआ पवन कहाँ चलती है, ये भी मैंने आपको बताया। पछुआ पवन, ये ऐसा गोला बना लिया आपने, ये ऐसा बना लिया आपने। पछुआ पवन क्या होती है कि ये विषुवत रेखा है, इसके ऊपर जो रेखा है, इसके नीचे जो रेखा है, आप समझ गए कौन सी है, कर्क रेखा। यहाँ से 30 डिग्री से 0 डिग्री ये यहाँ चलती है इधर, और इधर ऐसे चलती है, समझ आ गया होगा। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व,
पश्चिम। ठीक है, इस हिसाब उत्तर वाले क्षेत्र में तो ऐसे चलेगी और दक्षिण वाले क्षेत्र में ऐसे चलेगी। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे, उत्तरी गोलार्ध में ऐसे। इसी प्रकार पच्छुआ पवन है उत्तरी गोलार्ध में ऐसे, दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे। अब इनको याद कैसे करना है, आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है कि पच्छुआ पवन के उत्तरी गोलार्ध में चलने की दिशा क्या है। आपको क्या करना है, उत्तरी गोलार्ध में एक ऐसा डब्बा बना लो कि आप अब उत्तरी गोलार्ध में चला रहे हो, ऐसे चला रहे हो। ये दक्षिणी गोलार्ध का ये डब्बा बना लो, दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती है, ऐसे चलती है। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। अब उत्तरी गोलार्ध का भी आप चारों दिशाएं लिख दो एक साथ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यही दक्षिण गोलार्ध में लिख दो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तरी गोलार्ध में चलने का उत्तरी पूर्व से लेकर दक्षिणी पश्चिम, और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तरी पश्चिम। ऐसे करके आपको याद करना है, एकदम इजी है, इससे इजी टॉपिक कोई है ही नहीं। अगर पच्छुआ और व्यापारिक पवन की दिशा का पूछा है तो सबसे इजी है। उसके अलावा कौन सी पवनें कहाँ है, ठंडी पवनें कहाँ चलती है, गर्म पवनें कहाँ चलती है, स्थायी पवन कौन कौन से, स्थायी पवन वो जो साल भर लगातार चले, जैसे व्यापारिक पवन होगी, पच्छुआ पवन होगी, ध्रुवीय पवन होगी। मानसूनी पवन जो बदलती रहती है, कौन सी कब चलती है। एक स्थानीय पवन जो कौन से स्थान पर चलती है, ये ध्यान में रखना है। इन पवनों को, स्थानीय पवन में गर्म कौन सी है, ठंडी कौन सी है, ये ध्यान में रखना है। बस एकदम इजी टॉपिक है ये पवन वाला, जहाँ से आप आसानी से एक क्वेश्चन तो पक्का कर ही सकते हो। उसके अलावा और बात करें तो और टॉपिक्स की, अब इतिहास में अगर हम चले तो इतिहास के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सांगा हो गया, सांगा का फिक्स है कि बाबर के साथ युद्ध हुआ था तो उस टाइम उसके साथ सैनिक कौन थे, तो उस प्रकार कौन सा युद्ध सांगा ने कब लड़ा, बस यही राज सिंह के बारे में फिक्स आता है। इसका राज सिंह के बारे में एक तो चारुमती वाला फिक्स आता है, लगभग चारुमती वाला पूछ ही लेता है। और राज सिंह के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, प्रताप की सेना के बारे में ध्यान रखना है। ये टॉपिक है जहाँ सेनाओं का ज़्यादा ध्यान रखना है। इन तीन टॉपिक, इन तीन राजाओं को तो आपको विशेष तौर से देखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। उसके अलावा लोक देवता, लोक देवता में क्या है, लोक देवता का नाम किसका अवतार है वे, जैसे रामदेव जी आगे, रामदेव जी किन का अवतार है, उनकी माता का नाम क्या है, उनकी घोड़ी का नाम क्या है, और उनका जन्म स्थान क्या है। बस एकदम इजी क्वेश्चन। तेजू जी का नाम, तेजू जी का जन्म स्थान, तेजू जी की घोड़ी का नाम, यही तो टॉपिक्स है। उनके जो पूजा स्थल है वो कहाँ पर है, बस इतना ही है। यही संतों के बारे में कि किस संत को क्या कहा गया है, कौन से संत की पीठ कहाँ पर है, बस यही वो टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा आपके नंबर बन सकते हैं। ये मैंने आपको वो टॉपिक्स बताए जो एकदम इजीली है, ज़्यादा इसमें है ही नहीं, थोड़ा थोड़ा आराम से आप नंबर ला सकते हो। उसके अलावा आपको जो इजी लगे, आपके भी कुछ टॉपिक होंगे इसके अलावा जो आपको इजी लगे, जिनको आप आसानी से पढ़ पाओ, तो उन टॉपिक्स को भी आपको देखना है। ये तो मैंने राजस्थान के संदर्भ बताया, एक भारत विश्व के संदर्भ बताया पवन वाला। भारत के संदर्भ में आप अपने स्तर पर देखना है भाई ये टॉपिक्स है वो जो आपको आसान लगे, बस यही है। उसके अलावा जो कोई, अगर आपको NCERT, RBC या हिंदी ग्रंथ अकादमी से कोई पढ़ा रहा हो यूट्यूब पर, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे अलावा कोई भी है, जो टीचर आपको अच्छा लगे सेट हो जाए। क्या होता है कि कभी कभी बच्चों के ऐसा लगता है कि हाँ वो टीचर अच्छा है, हाँ जो आपको अच्छा लगे कोई सा भी टीचर हो सकता है, उनसे आप पढ़िए, लेकिन शर्त ही कि वो RBC NCERT बुक पढ़ा रहा हो, सरकारी बुक पढ़ा रहा हो, वहाँ से आप देख सकते हो। अपने चैनल पर कुछ वीडियो जैसे पढ़े जो टॉपिक है NCERT, RBC, हिंदी ग्रंथ अकादमी के सीधे सीधे दे रखे हैं, आप क्वेश्चन देख लेना, पीछे के पेपर के उठा के आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको जो भी अच्छा लगे वहाँ से पढ़िए, मगर पढ़िए वो किताबें जो सरकारी किताबें हो। मेरा तो इतना ही कहना है, बाकी आपकी मर्जी अपने हिसाब से कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो से अगर सहायता मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई कमी रह गई हो बताने में, हो सकता है जल्दबाजी में कोई कमी रह जाए या कोई भूल जाए, तो भी आप नीचे कमेंट करके बताना, सर इस टॉपिक के बारे में आपने बताया नहीं, और सुधार करेंगे। या कोई गलती हो जाए तो भी कमेंट कर देना, अच्छा लगे तो भी कमेंट कर देना, बुरा लगे तो कह देना सर वीडियो पसंद नहीं आया, बेकार था एकदम, अनसब्सक्राइब कर देना। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना बस, और वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।